तो देखिए आज हम जो बात कर रहे हैं एक नया यूनिट शुरू कर रहे हैं। यूनिट हमारा क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर हमें देखना है कि किस प्रकार से इनकम टैक्स चार्ज किए जाते हैं, उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो सारा कुछ हमें इस यूनिट के अंदर देखना है। तो सबसे पहले अगर हम इस इनकम टैक्स टॉपिक की अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स क्या होता है? टैक्स उस कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा वहां की पब्लिक पर, टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक पर या फिर हम बात करें फर्म्स पर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स पर, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पर या फिर फर्म्स मतलब कि कंपनीज पर या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर गवर्नमेंट के द्वारा इन सभी ग्रुप्स के ऊपर एक इम्पोज किए जाने वाला कंपल्सरी बर्डन है, उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्स बोलेंगे। मतलब टैक्स क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा वहां की पब्लिक फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनीज या आरटीओ के ऊपर कंपल्सरी बर्डन डाला जाता है। मतलब ये क्या है? कंपल्सरी बर्डन है। कंपल्सरी बर्डन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने जिस भी पर्सन के ऊपर टैक्स इम्पोज किया है, जिस भी ग्रुप के ऊपर टैक्स इम्पोज किया है, उसके लिए उस टैक्स की पेमेंट करना क्या है? कंपल्सरी है। अगर वो उस टैक्स की पेमेंट नहीं करेगा तो उसको फाइन किया जा सकता है, उसको पेनल्टी लगाई जा सकती है। फिर भी अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो उसको मतलब कि सजा का भी क्या है? प्रोविजन है। तो टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक पर, फर्म्स पर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनीज या पर इम्पोज किए जाने वाला क्या होता है? कंपल्सरी बर्डन है। मतलब जिस भी ग्रुप के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट ने इम्पोज किया है वो उसको टाल नहीं सकता, उसको उस टैक्स की पेमेंट करनी ही पड़ेगी। तो अब टैक्स को अगर हम क्लासिफाई करें कि गवर्नमेंट कितने प्रकार के टैक्स लेती है, तो गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक तो क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और एक क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जिस पर्सन पर गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया था, टैक्स की पेमेंट तो वो करेगा, लेकिन उसका जो बर्डन है वो बर्डन उस पर्सन पर नहीं रहेगा। वो क्या कर देगा? उस बर्डन को आगे किसी अदर पार्टी के ऊपर शिफ्ट कर देगा। जैसे कि मान लीजिए जो जीएसटी लिया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, वो गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज तो किया जाता है प्रोड्यूसर पर। किस पर इम्पोज किया जाता है? प्रोड्यूसर पर इम्पोज किया जाता है। लेकिन प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर इस टैक्स को क्या करेगा? अपनी कॉस्ट में ऐड कर लेगा, अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट में ऐड करके आगे क्या करेगा? कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देगा। मतलब कि टैक्स पे तो प्रोड्यूसर ने किया, लेकिन उसका बर्डन प्रोड्यूसर पर नहीं रहा। उसने क्या किया? इस बर्डन को अपने कॉस्ट के अंदर ऐड किया और कॉस्ट के अंदर ऐड करके कंज्यूमर पर शिफ्ट कर दिया। तो जो टैक्स आगे किसी अदर पार्टी पर शिफ्ट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा क्या है? जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद में अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो टैक्स जो गवर्नमेंट ने जिस भी पर्सन या ग्रुप के ऊपर इम्पोज किया है उसका बर्डन भी उसी को ही उठाना पड़ेगा। मतलब कि वो उसके बर्डन को आगे शिफ्ट नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम बात करें इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अगर किसी भी पर्सन के ऊपर लगेगा, चाहे वो पब्लिक में मतलब किसी इंडिविजुअल पर लगा है, फर्म पर लगा है या किसी भी ग्रुप पर लगा है, तो जिस पर लगाया बर्डन भी उसी पर ही आएगा, वो आगे उसको किसी पर शिफ्ट नहीं कर सकता। तो वो आपका क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। तो अभी हमें जो बात करनी है वो इनकम टैक्स के बारे में बात करनी है। इनकम टैक्स क्या होता है? एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है जो किसके द्वारा इम्पोज किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है। किस पर इम्पोज किया जाता है? पब्लिक पर, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनीज और आरटीओ पर इम्पोज किया जाता है। दूसरी बात अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मीनिंग क्या होता है? देखिए टैक्स दो तरीके का होता है, एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स और एक होता है रिग्रेसिव टैक्स। एक क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या है? पहले मैं इसकी बात करूंगा कि ऐसा टैक्स जो अमीर और गरीब पर सब पर उसका जो बर्डन है वो एक जैसा रहेगा। तो जो बर्डन है वो गरीब लोगों को ज्यादा फील होगा और अमीर लोगों को जो है सोसाइटी का जो रिस्क सेक्टर है उसको उसका बर्डन कम फील होगा। जैसे आपका जीएसटी है, अब जीएसटी सब प्रोडक्ट पर लगता है,
अगर उस प्रोडक्ट को अमीर परचेज कर रहा है तो भी उसको उस प्रोडक्ट के अंदर जीएसटी इंक्लूड है, तो उसका बर्डन अमीर पर भी उतना ही है। अगर वही प्रोडक्ट को गरीब मतलब कि परचेज कर रहा है तो जीएसटी का बर्डन उसके अंदर उतना ही है। तो रिग्रेसिव टैक्स अमीर को ज्यादा बर्डन फील होता है, गरीब पर रिग्रेसिव टैक्स का जो बर्डन होता है वो ज्यादा फील होता है, अमीर पर रिग्रेसिव टैक्स का बर्डन जो होता है वो कम होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स अमीर पर ज्यादा बर्डन डालता है और गरीब पर क्या होता है, इसका बर्डन कम होता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी ना, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे टैक्स का रेट इंक्रीज होगा। जैसे इसके लिए अलग अलग स्लैब बनाए हुए हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए टैक्स का रेट क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए क्या है, या फिर हम बात करें सुपर सीनियर सिटीजन है उसके लिए भी अलग अलग स्लैब बनाया हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे है। जैसे अलग अलग रेट है, जैसे कि हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे कि 2,50,000 तक की अगर किसी की इनकम है तो उसके लिए टैक्स क्या होगा? नहीं, उसको कोई टैक्स नहीं देना। अगर उसकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा है लेकिन 5 लाख से कम है, 2,50,000 से लेकर 5 लाख के बीच में जितना इनकम आएगा उसका, उस पर उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब क्या है कि फर्स्ट अगर मान लीजिए किसी का इनकम क्या है 4 लाख है, तो 4 लाख में से जो पहले 2,50,000 है वो तो क्या है एग्जम्प्टेड है, वो तो एग्जम्प्टेड है। तो नेक्स्ट जो उसके 1,50,000 है उस पर उसको क्या करना पड़ेगा? 5% के रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए उसकी जो इनकम है वो 5 लाख से जितनी ज्यादा है लेकिन 10 लाख तक है तो उस पर उसको क्या करना पड़ेगा? 10% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर किसी पर्सन की इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो उसके लिए जो टैक्स का रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 30% हो जाएगा। सॉरी 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% और 10 लाख से अगर ज्यादा है तो जो 10 लाख से जितना इनकम ज्यादा है तो उस पर उसको क्या करना पड़ेगा? 30% टैक्स का रेट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपका इनकम का लेवल इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपका ऊपर टैक्स का जो रेट है वो भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो इस टैक्स का जो बर्डन है वो गरीब लोगों पर कम पड़ेगा, अमीर लोगों पर इसका टैक्स क्या होगा? ज्यादा जाएगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि आपका जो इनकम टैक्स है वो क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स है। क्लियर है? उसके बाद में अगर हम इसके बारे में आगे बात करें कि किस प्रकार से टैक्स मतलब कि स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे इम्पोज किया जाने लगा, कैसे ये रेगुलेट किया जाता है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो टैक्स जो है वो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम हमारे यहाँ मतलब कि जो रूल था वो ब्रिटिश का था। ब्रिटिश रूल ने इस क्रांति को दबाने के लिए बहुत सारा खर्च किया, तो उस खर्च को रिकवर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम 1860 में फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर टैक्स को चार्ज करना शुरू किया और तब से लेकर आज तक कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर रही है, टैक्स लोगों पर या एसोसिएशन पर, ग्रुप्स पर क्या कर रही है? इम्पोज कर रही है। इसके लिए टाइम टाइम पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे क्या किए? एक्ट पास किए, लेकिन वो एक्ट क्या थे? उनके अंदर अमेंडमेंट होते गए टाइम बीतने के साथ साथ। एक टाइम पर वो बहुत ज्यादा मतलब कि रफली दिखने लगे, तो गवर्नमेंट ने पुराने वाले एक्ट को क्या किया? अबोलिश किया, उसकी जगह क्या किया? एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ऐसे करते करते इंडिया के अंदर 8% जो टैक्स है, 8% जो टैक्स चार्ज किया जा रहा है उसके लिए एक एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट को हम बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब ये एक एक्ट है जिसके अंदर टैक्स किस तरीके से चार्ज किया जाएगा उसके रूल्स रेगुलेशंस की बात है कि कैसे कैसे हमें टैक्स क्या करना है? चार्ज करना है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 1 अप्रैल 1961 से पूरे इंडिया पर क्या हो गया? लागू हो गया और पूरा इंडिया इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करता है? टैक्स की पेमेंट करता है। लेकिन सिक्किम के ऊपर जो टैक्स ये इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई हुआ वो 1 अप्रैल 1989 से शुरू हुआ। मतलब ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि बाकी इंडिया पर तो 1 अप्रैल 1961 से क्या किया जाने लग गया था? टैक्स इम्पोज किया जाने लग गया, लेकिन सिक्किम पर 1 अप्रैल 1989 से इनकम टैक्स एक्ट जो है वो अप्लाई हुआ। उसके बाद में टैक्स चार्ज कैसे किया जाता है उसके बारे में अगर हम बात करें
तो किसी भी पर्सन की या किसी भी मतलब ग्रुप की जो इनकम है, उस इनकम को क्या किया जाएगा, टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए क्या कर दिया जाता है, 5 ग्रुप्स में या फिर हम बोले कि 5 हेड्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जो 5 हेड्स होंगे वो कौन कौन से हेड में उसको डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट जो हेड होता है वो होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद में एक जो नेक्स्ट हमारा हेड है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद में तीसरा जो आपका ग्रुप है वो ग्रुप है इनकम फ्रॉम, या हेड की बात करूं, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट जो आपका हेड होगा वो हेड होगा क्या, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, या आप सीधा इसको बोल सकते हो कैपिटल गेन। और नेक्स्ट जो आपका हेड होगा वो क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो क्या किया जाता है, अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसको सैलरी मिल रही है, तो उसको सैलरी हेड के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उसके टैक्सेबल अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए किसी के पास हाउस प्रॉपर्टी है और वो उसको रेंट पर दे रहा है, तो उससे जो उसको रेंट की इनकम होगी तो कैसे उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उससे रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो हाउस प्रॉपर्टी क्या जो हेड है उसके रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। ऐसे मान लीजिए कोई पर्सन बिजनेस में कोई बिजनेस कर रहा है या कोई प्रोफेशन कर रहा है, तो उसको जितना वहां से इनकम हो रहा है तो वो उसको इस हेड के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसके टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन की जाएगी। इसी प्रकार अगर किसी पर्सन को कोई कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल गेन मतलब कि उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल की है, तो जितना कि उसने प्रॉपर्टी सेल करने से उसको कोई गेन हुआ है, एसेट सेल किया है, उस पर उसको गेन हुआ है, तो कितना टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट किया जाएगा, उसके जो प्रोविजन है वो यहाँ बताए हुए हैं। और उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब कि ऐसी कोई इनकम है किसी इंडिविजुअल के पास जो इन चारों हेड में कवर नहीं हो रही, तो उसकी इनकम की जो कैलकुलेशन है, टैक्सेबल इनकम की जो कैलकुलेशन है वो अदर सोर्सेज हेड के अंदर की जाएगी। तो 500 हेड की जो इनकम है उस इनकम को क्या कर दिया जाएगा, अलग अलग कैलकुलेट कर दिया जाएगा। और अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद इनकी जो इनकम होगी उसको हम बोलेंगे ग्रोस टोटल इनकम मिल जाएगा। हमें ग्रोस टोटल इनकम मिल जाएगा। ग्रोस टोटल इनकम में से उसको कुछ एक डिडक्शन भी मिलेगी कि इसने इस इनकम को किस पर्पज के लिए यूज किया है, तो कुछ डिडक्शन मिलेगी उसको, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो ये डिडक्शन देने के बाद उसको क्या होगा, जो टैक्सेबल इनकम आ जाएगा, और उस टैक्सेबल इनकम पर उसको कुछ स्पेशल रिबेट दिया जाएगा, कुछ सरचार्ज भी लगेंगे। तो मतलब कि क्या आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम पर हमें टैक्स की कैलकुलेशन करना है अकॉर्डिंग टू स्लेब। वो स्लेब हर साल क्या होती है, गवर्नमेंट जब बजट पास करती है उसके अंदर अनाउंस करती है कि इस इनकम तक इस पर्सन को इतना टैक्स लगेगा, कंपनी को इतना लगेगा, अगर सीनियर सिटीजन है तो इसके अकॉर्डिंग लगेगा, सुपर सीनियर सिटीजन है तो उनको इसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। तो मेनली जो मेरा जो मतलब कि फोकस रहेगा, जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ इनकम टैक्स के अंदर, वो इन 5 हेड्स के अंदर किस प्रकार से इनकम की कैलकुलेशन की जाएगी, ये 5 हेड्स मुझे डिटेल में मतलब कि कंप्लीट करने हैं। तो अभी इस हेड पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोविजन इसके बारे में और बता देता हूँ कि टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो जिस ईयर आप टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, जिस ईयर आप क्या कर रहे हो, टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, उस ईयर को बोला जाता है असेसमेंट ईयर। क्या बोला जाता है, असेसमेंट ईयर बोला जाता है। जैसे कि अभी एक प्रोजेक्ट हमारा जो असेसमेंट ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2020-21, लेकिन इस ईयर टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी, जो इनकम ली जाएगी इस इनकम पर कैलकुलेशन की जाएगी, वो इनकम जो ली जाएगी वो प्रीवियस ईयर की इनकम ली जाएगी। प्रीवियस ईयर की मतलब कि आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, कौन सा आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के अंदर आपने जो भी इनकम क्या किया, अर्न किया, उसके ऊपर आपको टैक्स कब पे करना होगा, असेसमेंट ईयर।
असेसमेंट ईयर अभी 8% हमारा कौन सा चल रहा है 2021। तो मतलब कि टैक्स का एक जो रूल है जनरली कि आपको इस साल जो करंट ईयर अभी आपका चल रहा है जिसको हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे, उस ईयर में जो टैक्स की पेमेंट करनी होगी वो कौन से ईयर की इनकम की टैक्स की पेमेंट करनी होगी, जो आपने प्रीवियस ईयर में कमाई थी। तो प्रीवियस ईयर में आपने जो भी इनकम कमाई उस इनकम के ऊपर आपको क्या करना होगा, असेसमेंट ईयर के अंदर टैक्स पे पेमेंट करनी होगी। तो हमें कैसे मतलब ये उसकी कैलकुलेशन करनी है कि कितना इनकम प्रीवियस ईयर में हमने क्या किया था, कमाया था, और उस पर कितना टैक्स हमें पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो ये आपका जनरल रूल है, ये जनरल रूल क्या है कि आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न किया उस पर असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करना है। इस रूल की कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन भी है, मतलब कि कुछ अपवाद है इस रूल के। अपवाद क्या है कि कुछ केस में, कुछ स्पेशल केसेस के अंदर क्या होता है, असेसमेंट ईयर में आपने इसी साल जो इनकम कमाई है उस पर करंट ईयर में, मतलब आपका जो असेसमेंट ईयर चल रहा है इसी ईयर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। जनरली मतलब की हम बात करें तो रूल ये कहता है कि जो हम इनकम 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक कमाएंगे उस पर हमें टैक्स कब पे करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर पे करना पड़ेगा। मतलब प्रीवियस ईयर में जो कमाया उस पर नेक्स्ट ईयर में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन कुछ केस में क्या होता है, कुछ स्पेशल केस हैं, उन केस के अंदर क्या होता है कि आपने करंट ईयर में, इसी ईयर में जो इनकम अर्न किया है उस इनकम के ऊपर इसी करंट ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ कि कौन कौन सी इनकम के ऊपर आपको करंट ईयर में, जिस ईयर में आपने उस इनकम को अर्न किया है उसी ईयर में टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो एक तो आपका है सेक्शन 172। सेक्शन 172 के अंदर इसके बारे में बताया हुआ है कि जो आपके अनिवासी समुद्री जहाज से जो इनकम होती है, अनिवासी जो समुद्री जहाज है, अनिवासी समुद्री जहाज का मतलब क्या है कि ऐसे कोई फॉरेनर्स इंडिया में आए इस ईयर में जो इंडिया के अंदर आकर उन्होंने व्यापार किया, तो किया क्या जाएगा कि वो इंडिया को इसी साल छोड़कर चले भी जाएंगे। तो जितने दिन वो इंडिया में इस साल रहे तो इंडिया में पोर्ट छोड़कर जाने तक के टाइम तक इंडिया में मान लो वो रहे हैं, तो यहाँ इस टाइम में इंडिया में रहने के दौरान उन्होंने जितना भी इनकम अर्न किया है तो उस पर नेक्स्ट ईयर टैक्स नहीं दिया जाएगा। उसी टाइम जब वो इंडिया का पोर्ट छोड़कर जाएंगे या इंडिया को छोड़कर जाएंगे उसी टाइम क्या किया जाएगा, जितना अर्न किया इनकम उस पर 7% की रेट से टैक्स ले लिया जाएगा। तो मतलब वहां हम वेट नहीं करेंगे कि नेक्स्ट ईयर इनका टैक्स लेना इनसे, क्योंकि वो वापस पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इंडिया छोड़ने तक के टाइम तक इन्होंने जितना इनकम मतलब अर्न किया इसी ईयर में क्या कर लिया जाएगा, हमसे टैक्स ले लिया जाएगा। इसी प्रकार सेक्शन 174 है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया को परमानेंटली छोड़कर जा रहा है, मतलब कि उसका वापस इंडिया में लौट कर आने का कोई इरादा नहीं है, तो उस पर्सन से क्या किया जाएगा, जिस दिन वो इंडिया को छोड़कर जाएगा उस दिन तक जितनी भी टोटल इनकम अर्न की है उस पर इसी साल में क्या कर दिया जाएगा, टैक्स ले लिया जाएगा। असेसमेंट ईयर या फिर हम कहें कि नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं किया जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें कि कोई स्पेशल पर्पज के लिए क्या किया गया है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि हमने क्या किया, फॉर्म किया है कोई स्पेशल पर्पज के लिए, मतलब कि हमने कोई एक स्पेशल पर्पज था हमारा और उसके लिए हमने कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या कोई ग्रुप बनाया, तो उसके बारे में बात करता है 174A। सेक्शन 174A ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपने स्पेशल पर्पज के लिए कोई ग्रुप फॉर्म किया है, तो जैसे ही आपका वो पर्पज मान लीजिए करंट ईयर में कंप्लीट हो गया, तो उस दिन तक का जितना आपने अर्न किया इसी ईयर में, जिस ईयर में आपने अर्न किया उसी ईयर में क्या कर दिया जाएगा, टैक्स ले लिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से एक आपका है कि सेक्शन 75, सेक्शन 175 ये कहता है कि अगर आपने टैक्स बचाने के पर्पज से, अगर आपने क्या किया, टैक्स बचाने के पर्पज से अपनी कोई प्रॉपर्टी है वो किसी दूसरे पर्सन को क्या किया है, ट्रांसफर किया है,
तो आपको अगर मतलब कि इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग वो पता लग जाता है कि इसने इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो प्रॉपर्टी को सेल करना नहीं था, ट्रांसफर करना नहीं था, सिर्फ टैक्स सेव करने के लिए ही इसने क्या किया है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, तो क्या किया जाएगा, उसी ईयर में उसी टाइम उससे क्या कर दिया जाएगा, उस पर टैक्स ले लिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से आपका एक सेक्शन 176 है। सेक्शन 176 क्या कहता है कि आपका कोई ऐसा बिजनेस या प्रोफेशन है जो आप इस साल क्या कर रहे हो, उस बिजनेस प्रोफेशन को क्लोज कर रहे हो, तो जिस साल आपका बिजनेस प्रोफेशन क्लोज होगा उसी ईयर में आपसे क्या कर दिया जाएगा, उस पर्टिकुलर ईयर का टैक्स ले लिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं किया जाएगा। तो मतलब ये कुछ है कि एक्सेप्शन है जो आपका जनरल रूल है। जनरल रूल तो ये कहता है कि करंट ईयर में आप जो कमाओगे उस पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में टैक्स पे करना है, और अभी जो इस ईयर में आप टैक्स पे करोगे वो प्रीवियस ईयर की इनकम पर पे करोगे। मतलब कि जिस ईयर आप टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं, और टैक्स का कौन सी इनकम पर लगेगा, प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा असेसमेंट ईयर में। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। असेसमेंट का मतलब क्या है कि कुछ केस में हम असेसमेंट ईयर मतलब कि नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करेंगे, जिस ईयर में आपने इनकम कमाई है, अर्न की है, उसी ईयर में आपसे क्या कर दिया जाएगा, टैक्स ले लिया जाएगा। वो केस कौन कौन से हैं, जैसे सेक्शन 172 है कि कोई समुद्री जहाज से कोई इंडिया में आया है और वो इंडिया छोड़कर इसी साल जाएगा, तो 7% की रेट से जब तक वो इंडिया में रहा है उसमें जितना कमाया उस पर टैक्स ले लिया जाएगा। इसी प्रकार से आपका सेक्शन 174 है। सेक्शन 174 किसके लिए है, वो कहता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया को इस साल छोड़कर चला जाएगा और वापस उसका आने का इरादा नहीं है, तो इंडिया छोड़ने तक उसने जितना कमाया है उसी टाइम उससे टैक्स ले लिया जाएगा। इसी प्रकार से आपने मतलब कि सेक्शन 174 ए क्या कहता है कि स्पेशल पर्पज के लिए आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश किया है और आपका वो पर्पज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, तो सेक्शन 174 ए के अकॉर्डिंग जिस साल आपका वो पर्पज कंप्लीट हुआ है उसी साल टैक्स ले लिया जाएगा, नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से आपने सेक्शन 175 कहता है कि टैक्स बचाने के पर्पज से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी, या फिर आपका कोई ऐसा बिजनेस था जो जिस साल क्लोज हो गया 176 के अकॉर्डिंग, तो इन केसेस के अंदर क्या किया जाएगा, जिस ईयर में आपने इनकम अर्न किया है उसी ईयर में क्या कर दिया जाएगा, टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। तो मेनली ये कुछ है कि बेसिक बातें थी। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि टैक्स किन पर्सन पर लगता है, किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगता है, सिटीजन पर लगता है या किसी कंट्री के रेजिडेंट पर लगता है, वो बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।